हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग लास्ट तक देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेगा, तो आप ये डाउट मत रखिएगा कि पेपर 1 के लिए है या फिर पेपर 2 के लिए। स्कोर कैसे बढ़ाएंगे सीटेट की प्रिपरेशन के दौरान, इसकी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप लोग जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपका स्कोर भी जो है बढ़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। आज हम लोग सीडीपी पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें से हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। तो कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि 30 ऑफ आपके कितने सही हो पा रहे हैं। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती है, वो जो है टाइम से मिलती रहे, एंड आपको जो सीटेट की क्लास मिलती है वो भी टाइम से मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। पहला है, इसमें बात कही गई है जैविकी डैश डैश योग्यताएं जैसे कि चलना डैश डैश के माध्यम से हासिल हो सकती हैं। जैविकी योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है, यानी कि चलना जो है वो किसके माध्यम से होता है, और जो लिखना है, ठीक है, इसकी आवश्यकता किस मतलब की आवश्यकता होती है। तो डैश जो है इसमें क्या फिल किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, पहला ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, पहला ऑप्शन है कि प्राथमिक, यानी जैविकी जो है यहाँ पे प्राथमिक योग्यताएं होंगे, या फिर परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाएं द्वितीय स्पष्ट अनुदेशन होगा, या फिर द्वितीय परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाएं या प्राथमिक स्पष्ट अनुदेश। तो इसमें आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ पे जो जैविकी है फिर भरा जाएगा प्राथमिक योग्यताएं जैसे कि चलना, ठीक है, फिर होगा परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाएं के माध्यम से हासिल हो सकती हैं। जैविकी योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए जो है द्वितीयक स्पष्ट अनुदेशन होंगे। तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बात कही गई है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कि सही है। तो पहला है, विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है, यानी जो डेवलपमेंट होता है वो ओनली सिर्फ हेरिडिटी से होता है। तो ये कहना गलत होगा कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ आपका हेरिडिटी से ही होता है। विकास का क्रम जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, या फिर विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, यानी कि बाहर से केंद्र की ओर, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो आपका बाहर से इसके अंदर संकुचित हो रहा होता है, नहीं, बल्कि क्या है, बाहर केंद्र से बाहर की ओर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका 4 ऑप्शन हो जाएगा कि जो डेवलपमेंट है वो यानी जो विकास है वो क्या है, सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट होता है, यानी सिर से पैर की ओर, यानी सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होता है सिर से पैर की ओर। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी जो डेवलपमेंट होता है, पहले आप सिर संभालना सीखते हो, फिर आपके कंधों पर जोर आता है, फिर आपके कमर पर आता है जोर, फिर आप बैठना सीखते हो, फिर धीरे धीरे घिसड़ना सीख रहे हो, तो फिर खड़े होना, फिर चलना, फिर दौड़ना सीखते हो। तो जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे हो रहा है, पैर से सिर, यानी सिर से पैर की तरफ जा रहा है, यानी सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन जो होगा यानी 2 ऑप्शन क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। केंद्र से बाहर की ओर डेवलपमेंट होता है, ना कि बाहर से केंद्र की ओर। ठीक है, यानी बाहर से ये केंद्र बना हुआ, ये नहीं कि आपका बाहर से केंद्र की तरफ डेवलपमेंट जाएगा, ये ऐसे नहीं होगा, बल्कि क्या है, केंद्र से बाहर की ओर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, बच्चे का क्या है, चौमुखी विकास हो रहा है। ठीक है, ऐसे होता है। सामान्य से क्रम जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चा जाता है, यानी आप आज से बेहतर हो रहे हो कल, यानी जो आप 10 साल पहले थे, जो आपकी समझ मान के चलिए 1 साल पहले जो आपकी समझ थी, तो क्या आज भी वही है या फिर उससे कम हो गई, नहीं, उससे आपकी बड़ी होगी समझ, आपका अनुभव बड़ा होगा। तो हर बच्चे का, हर व्यक्ति का क्या होता है, डेवलपमेंट आगे की ओर बढ़ता है, ना कि पीछे की ओर। ठीक है, आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बात कही गई है प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक जो है संस्था है, यानी प्राथमिक सोशलाइजेशन जो है कौन सी एजेंसी है। तो पहला है निकटतम परिवार,
या फिर सांस्कृतिक धारणाएं, या फिर धार्मिक संगठन, या फिर मुद्रित संचार माध्यम। तो बात कही जा रही है प्राथमिक यानी कि फर्स्ट एजेंसी कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिंपल सी बात है, आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि निकटतम परिवार यानी कि जहां भी अगर फैमिली दी गई है तो वो हमेशा क्या है, फर्स्ट एजेंसी के ही अंतर्गत आएगा, यानी प्राथमिक जो है सोशलाइजेशन आपका होगा। क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले वो परिवार के सदस्यों के ही संपर्क में आता है, यानी सबसे पहले माँ के संपर्क में आता है, फिर परिवार में जितने भी लोग हैं सबके संपर्क में बच्चा आता है। उसके बाद क्या है, आस पड़ोस के लोगों के बीच में आता है, यानी आस पड़ोस जो भी माहौल है बच्चा उनके संपर्क में जाता है। तो अगर परिवार नहीं दिया है, अगर नेबरहुड दिया है आपका यानी आस पड़ोस, तो उसके साथ भी आप जा सकते हैं, तो वो भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर परिवार यानी फर्स्ट एजेंसी पूछा गया है और अगर फैमिली दिया गया है, तो आप नेबरहुड के साथ नहीं जाएंगे, आप फैमिली के ही साथ जाएंगे, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपका परिवार ही है, यानी फैमिली ही है। लेकिन अगर ऑप्शन में बाई चांस कभी कभी घुमाने के लिए दे भी देता है कि फैमिली नहीं देता है बट पूछ लेता है फर्स्ट एजेंसी, तो आप किसके साथ जाएंगे, अगर आस पड़ोस, क्योंकि दो ऑप्शन देगा, यानी अगर फैमिली नहीं दे रहा है ऑप्शन में तो नेबरहुड देगा, दो में से एक चीज देगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। तो दो में से एक चीज देगा, या तो फैमिली देगा या फिर नेबरहुड देगा। तो अगर फैमिली है तो आप फैमिली के साथ जाइएगा, क्योंकि फर्स्ट एजेंसी में हमेशा क्या है, फैमिली आता है। और लेकिन अगर सपोज दैट फैमिली नहीं भी दिया है क्वेश्चन में तो नेबरहुड है, तो आप उसके साथ जाइएगा। आपका एक ऑप्शन यानी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका एक नंबर कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हम लोग के माइंड सेट में रहता है कि फैमिली फर्स्ट एजेंसी है, बाकी सारी जो है सेकंड एजेंसी के अंतर्गत जाएंगी। इससे क्या होता है, गलत हो जाता है क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना। आंसर इसमें आपका फर्स्ट ही ऑप्शन होगा। बाकी सांस्कृतिक धारणाएं, सामाजिक धार्मिक संगठन, मुद्रित संचार माध्यम, ये आपका सेकंड होगा। ठीक है, यानी सेकंड एजेंसी हो जाएगा, फर्स्ट एजेंसी आपका क्या है, परिवार है। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें बात कही गई है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि अपने दिमाग का जो प्रयोग करके प्रतिवर्तित कर सकते हैं, तो कौन सी स्टेज जो है होगी। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला है संवेदी कामक यानी सेंसरी मोटर स्टेज, या फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है। तो इसमें आंसर यानी जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है ये जो मतलब 0 से 2 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है ये 2 से 7 वर्ष की उम्र में होता है, स्टेज होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये होता है 7 से 11 वर्ष। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है 11 से 15 वर्ष। ठीक है, जीन पियाजे ने क्या किया, बच्चों को स्टेजों में डिवाइड कर दिया। जीन पियाजे का कहना ये था कि बच्चे का ग्रो जो है वो जब इस स्टेज पे पहुंचेगा तो इतना ग्रो बच्चे का हो चुका होगा, जब बच्चा इस स्टेज पे जाएगा तो उसका इतना ग्रो हो गया, जब बच्चा इस स्टेज पे जाएगा तो उसका इतना ग्रो हो जाएगा। वो इन्वायरमेंट कैसा भी बच्चे का दिया जाए, जो बच्चे का ग्रो है वो अपने स्टेज के अनुसार, जैसे बच्चे की हेरिडिटी जो है वो परपक होगी, बच्चे का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो जीन पियाजे ने क्या किया, बच्चे को यानी बच्चे का जो डेवलपमेंट था वो स्टेजों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो सेंसरी मोटर जो है आपका 0 से 2 वर्ष होता है, ध्यान रखना, कभी कभी टाइम भी पूछ लेता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये आपका 7 से 11 वर्ष। और आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है ये आपका कितना है, 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आंसर इसमें आपका सही होगा थर्ड, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है जिसकी उम्र है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, इसमें बच्चा क्या होता है कि बच्चे के सामने जो थिंक मतलब बच्चे के सामने जो चीजें प्रेजेंट है, मान के चलिए उसके सामने जो भी A to Z प्रेजेंट है उसके बारे में वो सोच पा रहा है, तर्क वितर्क कर लेगा। ठीक है, डिसीजन भी थोड़ा बहुत समझ लेगा, ले लेगा, अनुभव भी करेगा, बाकी लोगों से उसके बारे में डिस्कस भी कर लेगा जो उसके सामने प्रेजेंट है। लेकिन जो सामने उसके प्रेजेंट नहीं है वो उसके बारे में तर्क वितर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि बच्चा क्या है, 7 से 11 वर्ष की उम्र में है। तो जो चीजें उसके सामने हैं वो उसके बारे में सोच पा रहा है, बाकी वो ज्यादा तर्क वितर्क नहीं कर पाता है। आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है
जो 11 से 15 वर्ष की उम्र में होता है, इसमें बच्चा जो है कल्पनाएँ करना शुरू कर देता है। जो उसके सामने नहीं भी है वस्तु, वो उसके बारे में तर्क-वितर्क करना स्टार्ट कर देता है। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बात कही गई है, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। यानी कि जीन पियाजे के अनुसार जो हमारे स्कीमा में मौजूद अनुभव है। अब स्कीमा क्या है पहले वो समझते हैं। देखिए स्कीमा, अगर आप किसी व्यक्ति को पहचान पा रहे हो, मान के चलिए अगर आप अपनी माँ को पहचान पा रहे हो, अपने पिता को पहचान पा रहे हो, अपने फ्रेंड को पहचान पा रहे हो, तो क्या उससे रिलेटेड आपके दिमाग में एक स्कीमा फीड हो चुका है। आपको पता है कि हाँ ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे फ्रेंड है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरे रिलेशन वाले हैं। तो कैसे आप पहचान पा रहे हो? आप उनसे रिलेटेड आपके दिमाग में एक स्कीमा फीड है। तो जीन पियाजे ये कहते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, कुछ भी ए टू जेड चीज़ें जो हैं दुनिया में, जो भी ऑब्जर्व कर मतलब जो भी डिज़र्व करती हैं, वो क्या हैं, अगर हम उनको पहचान पा रहे हैं तो उनसे रिलेटेड हमारे दिमाग में स्कीमा फीड होता है। तो इसमें यही बात कही गई, स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो पहला समावेशन होगा, यानी जो आप स्कीमा में अपने ऐड करते हैं उसको क्या कहा जाएगा, तो समावेशन है। फिर आपका है समायोजन, या फिर है वर्गीकरण, या फिर है संकल्पना निर्माण। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5, इसमें आंसर होगा फर्स्ट, यानी समावेशन। यानी आप अपने दिमाग में जो अनुभव हैं आप उनको क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। जैसे कि मान के चलिए आपके दिमाग में कोई पहले से जानकारी फीड है, बट अब आपको जानकारी दूसरी मिली उसी से रिलेटेड, तो आपने क्या किया, उसी में ऐड कर लिया बिना कोई चेंजमेंट किए। ठीक है, तो उसको कहते हैं समावेशन, यानी कि आपने उसी में समायोजित कर लिया उसको। कोई भी आपको बदलाव नहीं करना पड़ा, कोई भी आपको चेंजमेंट उसमें नहीं करना पड़ा, क्योंकि उससे रिलेटेड जो जानकारी आपको पहले प्राप्त थी वो क्या थी, सेम थी, उसमें कोई चेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, वो जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक थी। तो जो आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली उसी से रिलेटेड आपने उसी में क्या किया, ऐड कर लिया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, समावेशन हो जाएगा। समायोजन, वर्गीकरण, संकल्पना निर्माण ये आपका नहीं होगा। एकोमोडेशन, अकोपटेशन जो होता है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। यानी कि वाद विवाद को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहा है, क्लास में जो डिस्कशन हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही हैं। तो पहला है वी.एफ. स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत। तो व्यवहारवाद सिद्धांत जो है वो क्या मानते हैं कि क्लास में जो बच्चे हैं आपस में डिस्कस ना करें, कि मतलब डिस्कस ये महत्वपूर्ण नहीं मानते, बल्कि क्या कहते हैं, बच्चे अनुकरण करके सीखेंगे। ठीक है, स्किनर ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अनुकरण करके सीख रहे होते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत, तो इन्होंने जो है मॉरल डेवलपमेंट दिया, जिसमें बच्चा जो है तर्क वितर्क करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या फिर सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण, ये आपका नहीं होगा। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि वाइगोस्की ने क्या कहा अपनी थ्योरी में, इन्होंने सामाजिक मतलब समाज में लोग आपस में डिस्कस करें, चर्चा करें, एक दूसरे से कनेक्ट हों, एक दूसरे से अंतःक्रिया करें, उससे क्या होती है, लर्निंग बेहतर होती है। वाइगोस्की ये मानते हैं, तो इन्होंने अपनी जो थ्योरी में इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, डिस्कशन को, वाद विवाद को, संवाद को। तो आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वाइगोस्की की थ्योरी ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि सोशल कल्चर अप्रोच पर आधारित है। पूरी थ्योरी क्या है, इनकी समाज पर ही निर्भर करती है। आंसर जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए अनुकरण करके बच्चा सीखता है कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार, तो आपका स्किनर हो जाएगा। और अगर जो है नैतिक, यानी कि दुविधा रहती है कि क्या सही है क्या गलत है, ये आपका कोहलबर्ग की थ्योरीज पर आधारित है। और समाज पर, यानी समाज के क्या कायदे कानून है, क्या कल्चर है, क्या तरीका है, जो बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है, समाजीकरण हो रहा है, ये सब आपका लाइवाइगोस्की की थ्योरी के अंतर्गत जाता है। आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बात कही गई है, एक विद्यार्थी को किसी सवाल को जो है जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ
संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार इसे क्या कहा जाएगा? तो बात कही जा रही है, एक टीचर है, ठीक है, बच्चे को देख रही है कि प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब टीचर क्या कर रही है, जो उसकी लैंग्वेज है उसको थोड़ा आसान कर रही है, जिससे बच्चा क्वेश्चन को समझ पाए कि हाँ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और उसको कोशिश ये भी कर रही है, डिसाइड ये भी कर रही है कि हमको क्या है, इसको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, थोड़ा सा इसको गाइड करना चाहिए, जिससे कि बच्चा क्वालिफाई कर ले, जिससे बच्चा जो है अच्छे से समझ पाए चीज़ों को। तो वाइगोस्की के अनुसार इसको क्या कहेंगे? अनुकरण कहेंगे। तो बच्चा यहाँ पर कोई कॉपी नहीं कर रहा, ना तो किसी का अनुकरण कर रहा है, ये आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। अनुकलन, ये भी नहीं होगा। आत्मसातकरण, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ ऐड नहीं कर रहे अपने दिमाग में, ठीक है, बल्कि क्या है, आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। आंसर जो होगा थर्ड ऑप्शन यानी पार्ट हो जाएगा, यानी इसके फोल्डिंग हो जाएगा। इसमें क्या है, बच्चे को हेल्प दी जाती है टीचर के द्वारा, या फिर कोई ए टू जेड हो सकता है, टीचर ही नहीं, जिससे भी आप मदद ले रहे हो, कहीं पे भी आप फंस रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप किसी से गाइड ले रहे हो, कोई हेल्प कर रहा है आपकी, तो आपके लिए वो व्यक्ति क्या है, जो आपको हेल्प दे रहा है, वो आपका स्केप फोल्डिंग हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति दे रहा है हेल्प, वो व्यक्ति हो जाता है आपके लिए MKO, ये भी ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पर टीचर मदद दे रही है बच्चों को, मतलब टीचर चाह रही है कि हम बच्चे की हेल्प कर दें, तो ये टीचर जो है बच्चे के लिए क्या है, MKO हो जाएगी। और जो हेल्प दी गई है, जो कि दिख नहीं रही बट हेल्प मिली हुई है, तो ये हो जाता है आपका SK फोल्डिंग, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आंसर जो है वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जो आपका इसके फोल्डिंग होता है, उसमें क्या करना होता है, इसमें जैसे टीचर है या फिर कहीं पे बच्चे को दिक्कत हुई, तो वहाँ पे हाफ सॉल्व क्वेश्चन दिए जा रहे होते, गाइड किया जा रहा होता, सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे बच्चा जहाँ पे अटका हुआ है, अगर उसको थोड़ी सी मदद मिल गई, फिर बच्चा आगे ग्रो कर लेगा, ठीक है। आंसर जो है थर्ड ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग किया है? यानी नैतिक तर्क जो है उसका मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग किया गया है? तो पहला है परिकल्पित स्थितियाँ, या फिर कागज कलम आधारित परीक्षा, या फिर चित्रकला, या फिर रिपोर्ट कार्ड। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी परिकल्पित स्थितियाँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत यही नैतिक तर्क, यानी बच्चे को दुविधा रहती है कि क्या सही और क्या गलत, वो कौन सी कंडीशन पे है, बच्चा कौन से स्तर पर है, वो अपने स्तर के अनुसार वो आंसर देगा कि क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। क्योंकि बच्चा अगर फर्स्ट स्टेज पे है तो ये सोचेगा कि चोरी करना, अगर हमने चोरी की, माँ ने अगर देख लिया, किसी ने देख लिया, तो हमको मार पड़ेगी। वो मतलब दूसरा काम, मतलब बच्चा जो है इसलिए काम करता है कि माँ इम्प्रेस होगी या फिर टीचर इम्प्रेस होगी, होमवर्क इसलिए करता है कि मेरी तारीफ करेंगे। तो हर बच्चा अपनी स्टेज पर होता है और अपनी स्टेज के अनुसार जो है अपना तर्क वितर्क दे रहा होता है। कोहलबर्ग की थ्योरी में जो हैंग्स डिलेमा है, उस पर जो है इनकी पूरी थ्योरी आधारित है। क्योंकि जो ये स्टोरी है, इन्होंने बच्चों को बताया, सुनाया बच्चों को, फिर बच्चों से पूछा गया कि आप बताइए कि इसमें अगर आप होते वहाँ पर तो आप क्या करते। तो क्या हुआ, क्लासरूम में जितने भी बच्चे बैठे हुए थे, सब अपनी अपनी राय दे रहे थे कि कुछ कह रहे थे इनको चोरी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि जो आपको मैं पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। जो हैंस थे, उनकी पत्नी थी, उनको वो बीमार थी, ठीक है। और जो हैंस की पत्नी थी, उसको जो जिस मेडिसिन से वो ठीक हो सकती थी, वो खेल खाली क्या था, एक ही मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध थी। अब जो मेडिकल स्टोर का जो मालिक था, यानी जो शॉप पे बैठा हुआ था, अब वो क्या कर रहा था, जो 10 रुपए की दवाई थी वो 100 रुपए की दे रहा था, यानी 10 गुना बढ़ा करके रेट में वो दे रहा था। क्योंकि क्या था, और कहीं वो दवाई जो थी उपलब्ध नहीं थी। अब उसकी पत्नी, अगर वो दवाई ना मिलती तो उसकी पत्नी मर सकती थी। अब हैन जो था वो दुविधा में था कि वो क्या करे, या तो अपनी पत्नी को मरने दे, या फिर वो शॉप से जा करके, यानी मेडिकल स्टोर से जा करके वो जो दवाई है वो चोरी कर लाए, या फिर क्या करे, वो चोरी करके अपनी पत्नी को बचा ले, उसके बाद क्या है सिलेंडर कर दे। तो अब वो क्या था, दुविधा में था। तो हर बच्चे ने अपनी अपनी राय दी कि हैंस को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि चोरी करना गलत बात है। अब दूसरा बच्चा कहेगा हैंस को चोरी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि मेडिकल वाला भी तो गलत कर रहा था, 10 रुपए की दवाई को 100 रुपए में बेच रहा था। अब तीसरा बच्चा कहेगा उनको चोरी कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए था। तो हर बच्चा जो है अपनी अपनी राय दे रहा होता है। तो जो कोहलबर्ग की थ्योरी है वो इसी पे आधारित है कि बच्चे अपने स्तर के अनुसार तर्क वितर्क कर रहे होते हैं, तो नैतिक दुविधा रहती है कि क्या सही और क्या गलत है, ठीक है।
आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 9 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बात कही गई है रचनावाद का समर्थन करने वाले जो है किसे महत्व देते हैं, यानी जो रचनावाद है उसका जो समर्थन करते हैं मनोवैज्ञानिक वो किसे महत्व देते हैं। तो पहला बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को, या फिर सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी, या शिक्षण शास्त्री प्रविधियों को, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता को अनदेखा करने को, या फिर चिंतन के अपसारी तरीकों को। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बाल केंद्रित। क्योंकि रचनावाद जो है समर्थन करते हैं बच्चे को, यानी बच्चा सेंटर में रहेगा, बच्चे को सेंटर में रख करके सारी एक्टिविटी जो है प्लान की जाएगी। बच्चे को जहाँ पे प्रॉब्लम है टीचर उसको मदद देगा। बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर जो है बच्चे में परिवर्तन नहीं लाएगा कि तुमको समझ में नहीं आ रहा तुम ट्यूशन पढ़ो, नहीं, आप अपने मेथड में परिवर्तन लाएंगे। जैसे बच्चे को समझ में आएगा वह वो एक्टिविटी प्लान करेंगे, वैसे बच्चे को समझाएंगे। अगर लर्निंग बेहतर नहीं हो रही है तो आप अपने सिस्टम में चेंज लाएंगे, ना कि बच्चे में, क्योंकि सिस्टम जो है वो बच्चे के लिए, ना कि बच्चा सिस्टम के लिए। ठीक है, तो रचनावादी जो है उसमें क्या है, बच्चा जो है वो सेंटर में रहता है, बच्चे के हिसाब से सारी एक्टिविटी प्लान की जा रही होती है। बच्चा जो होता है वो गतिविधियां कर रहा होगा, टीचर सपोर्ट कर रहा होगा, हर बच्चे आपस में ग्रुप में लर्निंग कर रहे होंगे, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे होंगे, तो रचनावादी क्लासरूम हो जाती। बच्चे कुछ नया क्रिएट कर रहे होंगे, कुछ खोज कर रहे होंगे, तो इसमें क्या है, आंसर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा नहीं किया जा रहा होता, बल्कि हर बच्चे को ध्यान में रखा जा रहा होता है, हर बच्चे की नीड के अनुसार जो है मदद दी जा रही होती है। अब सारी चिंता ना होकर के अब सारी चिंता ना होकर के अब सारी, यानी कि डाइवर्जन थिंकिंग होती है, ना कि कन्वर्जन थिंकिंग होती है। ठीक है, तो आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें जो बात कही गई है बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे, पहला है, सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं, या फिर बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में मानते हैं, या फिर परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं, या फिर स्मृति तर्क और मौखिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को जो है ध्यान में रखते हैं। तो बात कही जा रही बुद्धि लब्धि का आईक्यू जो है परीक्षणों की आलोचना, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना यही है कि हर बच्चे के जो पर्यावरणीय कारक हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा होता है। इसमें ये ध्यान में नहीं रखा जाता है कि बच्चा किस बैकग्राउंड से, क्या उसकी नीड है, क्या उसकी प्रॉब्लम है, बल्कि क्या है, सभी के लिए एक ही जैसा परीक्षण फॉलो किया जा रहा होता है। तो आंसर जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11। इसमें जो कहा गया है, इसमें बात कही गई भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि जो लैंग्वेज है और जो थिंकिंग है उसके संदर्भ में कौन सा जो है स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, पहला ऑप्शन है जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है, यानी कि जो भाषा है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट सहायक होती है। अगला है वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि वाइगोस्की ने ये बात नहीं कही कि भाषा का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि इन्होंने अपनी जो थ्योरी में भाषा को, इन्होंने भाषा जो टूल्स है इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि चिंतन करना जो है भाषा को सीखने पर निर्भर करता है, या फिर लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। तो इसमें आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 11 का 4 ऑप्शन होगा, यानी लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा जो है वो चिंतन को सुसाधित करती है, यानी कि जो लैंग्वेज है, अगर हम चीज़ें कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ भी ए टू जेड आप लाइफ में अगर सीख रहे हो, किसी से कनेक्ट भी हो रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, तो किसी न किसी लैंग्वेज में, अगर आप मूवी भी देख रहे हो तो किसी न किसी लैंग्वेज में आप एक्वायर कर रहे हो, सीख रहे हो, देख रहे हो। ठीक है, तो ए टू जेड कुछ भी अगर हम सीख रहे हैं लाइफ में, कुछ भी देख रहे हैं,
किसी से भी हम कनेक्ट हो रहे हैं तो किसी ना किसी लैंग्वेज में ही हो रहे हैं। तो जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो हमारे दिमाग को सुसाधित कर रही होती है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लैंग्वेज के माध्यम से ही हम अपने दिमाग को जो है नॉलेज दे पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, सारी थिंकिंग जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो सब दिमाग में, यानी लैंग्वेज के साथ साथ दिमाग, यानी कि जो चिंतन है उसको सुसाधित कर रहा होता है। तो आंसर जो है वो 4 ऑप्शन सही होगा। आपका जो फर्स्ट है ये भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। आंसर जो है वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। जेंडर प्रमुख रूप से एक डैश निर्मित है, यानी जो आपका जेंडर है ये आपका प्रमुख रूप से किससे निर्मित है? जैविक, सामाजिक, जो है चिकित्सक, या फिर यादृच्छिक। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आंसर हो जाएगा 2, यानी कि सामाजिक। क्योंकि जेंडर यानी कि क्या लड़की कपड़ा पहनेगी, क्या जो है बॉयज़ कपड़ा पहनेंगे, लड़कियां जो है घर का काम करेंगी, लड़के जो बाहर का काम करेंगे, ये सब किसने निर्धारित किया? ये समाज ने निर्धारित किया। तो जो जेंडर है वो किसने निर्धारित किया? समाज ने किया। आंसर जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब ये तो कहीं निर्धारित नहीं लिखा हुआ है कि लड़कियां जो है यही कपड़े पहनेंगी, लड़कियां जो है घर का ही काम करेंगी, लड़कियां जो है खाना ही बनाएंगी, बल्कि क्या है, समाज ने निर्धारित कर दिया कि लड़कियां क्या है, घर का खाना ही बनाएंगी, लड़के जो हैं बाहर का काम करेंगे, लड़कियां जो है घर के बाहर का वर्क नहीं करेंगी। तो ये बहुत सारे जो रूल बनाए गए वो किसने बनाए? समाज ने बनाए। ठीक है, आंसर जो होगा वो आपका जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें बात कही गई है, विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। यानी कि एक विभिन्न विविध पृष्ठभूमि के बच्चे हैं एक समाज में, यानी जो समाज में भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं, अगर आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक जो है मानकीकृत परीक्षण का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो क्या सही है? अब तर्क देख लेते हैं हम लोग। तर्क जो है, मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखती है। तो बिल्कुल भी नहीं रखती, क्योंकि मानकीकृत जो परीक्षण होता है वो क्या सभी के लिए एक समान होता है। इसमें कोई ये बात ध्यान नहीं रखी जा रही होती है कि बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो हम सुन लें, बच्चे को लिखने में समस्या है तो हम सुन लें। यानी कि इसमें कोई लचीलापन नहीं होता है, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया जा रहा होता है। बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है, देखने में समस्या, लिखने में प्रॉब्लम है, लेकिन सभी के लिए एक टाइम फिक्स है कि 2 घंटे में कंप्लीट कर देना है। बच्चे को समस्या है तो वो होने दो। तो ये आपका जो है क्या है, निगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन भी, यानी कि आपका जो आदर्शन है और रीजन है दोनों गलत हैं, क्योंकि जो बात कही गई विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे, यानी कि एक क्लासरूम में विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो 30 प्रकार के बच्चे हैं। अब 30 प्रकार के बच्चों के लिए आप एक ही प्रकार का जो है परीक्षण ले रहे हो, तो क्या ये अच्छा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 30 प्रकार के जब बच्चे हैं तो उनको 30 प्रकार की नीड होगी, हर बच्चे की आवश्यकताएं जो है अलग अलग होंगी, हर बच्चे की प्रॉब्लम जो है अलग अलग होगी, हर बच्चे की समझ अलग होगी, हर बच्चे का समझाने का तरीका अलग होगा। तो सभी के लिए आप एक जैसा रूल फॉलो नहीं कर सकते। बट इसमें क्या कहा गया कि सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को मानकीकृत, तो मानकीकृत यानी सभी के लिए एक जैसा रूल जो है फॉलो किया जा रहा है। तो ये भी आंसर गलत, यानी दर्शन भी गलत और आपका रीजन भी गलत। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें 4 ऑप्शन होगा, यानी ए और आर दोनों क्या हैं, गलत हो जाएंगे। आंसर जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, दोनों निगेटिव हैं, इस वजह से दोनों गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है रचनात्मक आकलन, यानी कि रचनात्मक जो आकलन हो रहा होता है इसके अंतर्गत कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है सत्र के अंत में किया जाता है, यानी रचनात्मक आकलन जो है वो सत्र के अंत में ना हो करके क्या है, सत्र के, यानी जब लर्निंग हो रही होती है तो उसी के साथ में किया जाता है जहां पर भी जरूरत पड़ रही होती है। केवल मानकीकृत परीक्षणों पर, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि मानकीकृत परीक्षण जो है रचनात्मक आकलन में नहीं आएगा। समुचित शिक्षण जो है अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, ये भी नहीं होगा। एक मिनट, ये आपका हो जाएगा केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा, ये नहीं होगा। आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा कि समुची
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है कि जहाँ पर जो है लग रहा है टीचर को आवश्यकता है कि हमको बच्चे का जो है रचनात्मक आकलन कर लेना चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए कि बच्चे का ग्रो कहाँ तक हो पाया है, कहाँ तक नहीं हो पाया है, तो वहाँ पर टीचर जो है रचनात्मक आकलन कर सकता है। वहाँ पर वो अपना प्लान बना सकता है कि कैसे हमको बच्चे का रचनात्मक आकलन करना चाहिए। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है? तो बात कही जा रही समालोचनात्मक चिंतन, यानी बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो पाए, बच्चा तर्क वितर्क कर पाए, बच्चा कुछ नया कर पाए, बच्चे में ओपन एंडेड क्वेश्चन के आंसर देने की क्षमता आए, तो बच्चा जो है, बच्चे का जो दिमाग है उसका क्या है, चौमुखी विकास होने की बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन है बंद अंतर जो है वाले तथ्य आधारित प्रश्न, यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चन आप बच्चे से कर रहे हो, तो बच्चे का कोई जो है समालोचनात्मक चिंतन डेवलप नहीं होगा, क्योंकि इसका क्या है, फिक्स आंसर होगा। अब इसमें बच्चा अपना कोई दिमाग नहीं लगाएगा कि क्या इसका होगा, मतलब ये इसका आंसर ये ना होकर के ये भी हो सकता है, इसको अच्छा ऐसे ना सॉल्व करके ये ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाएगा, इसमें फिक्स है, एक ही आंसर है। तो बच्चे को अगर पता है तो बताएगा, नहीं पता है तो नहीं बता पाएगा, उसमें कोई अपना वो दिमाग लगा के उसको क्रिएट नहीं कर सकता। परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को जो है सहयोग देना, या फिर अपसारी यानी अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना, बिल्कुल भी नहीं। इससे क्या है, बच्चे में अपसारी चिंतन यानी बच्चा संकुचित होता है, वो कम सीमित जो है तर्क वितर्क कर पाता है, बल्कि बच्चे में क्या है, अपसारी यानी डाइवर्जन थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए, बच्चा हर पक्ष के बारे में सोच समझ सके। ठीक है, केवल पाठ्य पुस्तक द्वारा ये भी नहीं होगा। आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना, कि बच्चा जो है तर्क वितर्क कर पाए, कुछ कल्पनाएं कर पाए, कुछ नया क्रिएट कर पाए, कुछ नई चीज़ें खोज पाए। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चे में जब तर्क वितर्क करने की क्षमता आएगी तो बच्चे में समालोचनात्मक चिंतन डेवलप होगा। आंसर जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि, यानी कि अनुसूचित जनजाति का बच्चा है, उसको जो है मतलब समावेशन को सफल बनाना है, तो उसके लिए कौन सा महत्वपूर्ण होगा? तो पहला ऑप्शन है प्रमुख जो है समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए, यानी जो सभी पसंद कर रहे हैं, जो सभी की लैंग्वेज है, आप उस भाषा में पढ़ाएंगे। या फिर यानी प्रमुख समूह, यानी जो प्रमुख समूह के बच्चे हैं, यानी मेन ग्रुप के बच्चे जो हैं, गिफ्टेड बच्चे हैं, वो जो लैंग्वेज पसंद करेंगे आप वो लैंग्वेज पढ़ाओगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। उनकी सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों की अनदेखी करना, तो बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे किस पृष्ठभूमि से हैं, क्या उनका कल्चर है, क्या उनकी सांस्कृतिक है, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला है उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक संस्कृतियों को उपलब्ध करवाया जाए, तो ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, उनकी जो स्थानीय भाषा है, बच्चा जिस बैकग्राउंड से आया है, जो भी उसका कल्चर रहा है, जो भी उसकी लैंग्वेज है, आप उसमें क्या है, शैक्षिक जो है सामग्रियों को उपलब्ध करा रहे हो, तो इससे क्या है, बच्चा एक्टिव होगा, बच्चा चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा, वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो है फोर ऑप्शन, विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम रखी जाएगी, तो इसमें दूरी अगर बना रहे हो आप विद्यालय और समाज के प्रति अलग अलग, तो लर्निंग आपकी बेहतर नहीं हो पाएगी, क्योंकि बच्चा बहुत चीज़ें समाज से सीखता है, बहुत चीज़ें वो विद्यालय से सीख रहा होता है, तो ये क्या है, चीज़ें कनेक्ट हो रही होती हैं। ठीक है, आप उनमें क्या है, दूरियां नहीं ला सकते। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बात कही गई है डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी, यानी जिस बच्चे में क्या है, डिसलेक्सिया यानी पढ़ने संबंधी विकार है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला है लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, या फिर बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, या फिर पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं, या फिर पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं, यानी पढ़ने में उनका जो है इंटरेस्ट कम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, फोर ऑप्शन हो जाएगा कि पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं, क्योंकि क्या है, उनके दिमाग में
न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कोई वायरिंग में सिस्टम में दिक्कत होती है, तो इस वजह से उनको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होती है। उनको क्या है 9 जो है वो 6 दिखेंगे, बी जो है वो डी पढ़ेंगे, तो उनको क्या है पढ़ने में समस्या हो रही होती है, उनके दिमाग में थोड़ी सी जो है वायरिंग में मिस्टेक होती है। तो इस वजह से क्या है आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। जो डिसलेक्सिया बच्चे में है उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होगी। जो बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको ऑलरेडी क्या है पढ़ने में प्रॉब्लम है। पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं, तो ये भी नहीं होगा। आंसर जो है वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्ग्राफिया अगर पूछ ले तो लिखने संबंधी विकार होता है, ये ध्यान रखना, यानी ग्राफ से, ग्राफ जो क्या है बनाया जा रहा होता है, तो डिस्ग्राफिया अगर आता है क्वेश्चन में तो क्या है लिखने संबंधी विकार होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन जो है एक बाधक बनता है, यानी जो विद्यार्थी हैं जिनको देखने में प्रॉब्लम है तो उनके समावेशन में कौन एक बाधा बनेगा। तो पहला है रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री, या फिर ब्रेल लिपि जो है वाली पुस्तकें, या फिर दृश्यात्मक सहायक जो है सामग्री के मौखिक विवरण, या फिर लिखित या मुद्रित सामग्री। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है इसमें आंसर होगा 4, यानी कि लिखित या मुद्रित सामग्री, क्योंकि बच्चे को क्या है पहले से देखने में प्रॉब्लम हो रही है। अब आप लिखने का जो है लिखने वाली सामग्री दिखा रहे हो बच्चे को कि बच्चा लिखे, तो बच्चा कैसे लिख पाएगा, उसको दिख ही नहीं रहा तो लिखेगा क्या। तो यही आपका होगा, यानी समावेशन में कौन बाधक है, तो आपको निगेटिव में देना था, तो आंसर जो है वो 4 ऑप्शन होगा। बल्कि जो है पहला है रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री, तो ये तो बच्चे को क्या है हेल्प करेगा कि बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो वो सुनने में तो उसको समस्या है नहीं, तो क्या है सुन के समझ लेगा। ब्रेल लिपि तो जो है जिन लोगों को नहीं दिखता है उन्हीं के लिए बनाई गई है कि ब्रेल लिपि वो स्पर्श करके सीख पाए, पढ़ पाए। दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण, यानी जो दिखाए जा रहे हैं चित्र उसका मौखिक रूप से आप विवरण कर रहे हो बोल करके, तो क्या है बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है। आंसर जो है वो 4 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लिखित सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे को देखने में समस्या है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई है निम्नलिखित में से क्या जो है निम्नलिखित में से क्या धन्या भाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है। तो पहला है उच्च अवधान अवधि, या फिर दृढ़ आवेगशीलता, या फिर निम्न स्तरीय क्रियाशीलता, या फिर सुनने के लिए विस्तारित धैर्य। तो क्वेश्चन नंबर 19 का 2 ऑप्शन हो जाएगा कि दृढ़ जो है आवेगशीलता। ठीक है, आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 पे चलते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है, यानी जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, तो इनका आईक्यू जो है 130 प्लस रहता है। ठीक है, 120 130 तक रहता है। और गिफ्टेड बच्चे कुछ ही होते हैं, जैसे मान के चले क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 में क्या है 1 या 2 बच्चे होंगे जो गिफ्टेड होंगे, बाकी क्या होंगे सामान्य, यानी जनरल में ज़्यादा पहुंच जाते हैं, सामान्य में बाकी जो है 2-4 ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जिनको बिल्कुल भी ना आ रहा होता है। ठीक है, तो गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं उनकी क्या विशेषता है, कैसे आप पहचान लेंगे कि ये गिफ्ट बच्चा जो है वो गिफ्टेड है। तो पहला ऑप्शन है उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है, या फिर रचनात्मकता की कमी, तो बिल्कुल भी नहीं होती इन लोगों में, ठूस ठूस के भरी होती है रचनात्मकता, कि हर चीज़ हमको नए तरीके से ही प्रेजेंट करना है, कुछ भी ये लोग कॉपी नहीं कर रहे होते हैं, ना तो कुछ दोबारा रिपीट करते हैं, बल्कि उससे एक समझ बनाते हैं और कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं बिल्कुल भी। बाधित संप्रेषण कौशल, यानी इनको बोलने बातचीत करने में कम्युनिकेशन में जो है दिक्कत होती है, तो ये भी नहीं होगा। दूसरे के विचारों को नकल, तो ये कॉपी तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, यानी किसी को देख करके कॉपी करना अनुकरण करना बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता है। आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता इन लोगों में होती है चीज़ों को समझने की, यानी बहुत जल्दी से चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ रहे होते हैं, क्योंकि क्या इनके दिमाग में एक चल रहा होता है हमको हर तरीके से नए तरीके से प्रेजेंट करनी है। हर जो थिंग मतलब हर जो टॉपिक है, हर जो कोई भी सिस्टम है, हमको क्या नए तरीके से प्रेजेंट करना है, कुछ हमको नया क्रिएट करना है, कुछ हमको नया जो है खोजना है। तो इनमें क्या है गिफ्टेड बच्चे होते हैं, ये बहुत जल्दी चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं। आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 21 पे चलते हैं। 21 है, इसमें कहा गया है
एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे समृद्ध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि उसे क्या है, संबंध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। अगला है जो इसका तर्क दिया गया, सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो लर्निंग जो होती है वो क्या निष्क्रिय प्रक्रिया है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लर्निंग जो है एक सक्रिय है। बच्चा जब सक्रिय होगा तभी वो चीज़ों को सीख पाएगा। अगर वो निष्क्रिय आया है, क्लासरूम में बैठा है, सिर्फ भजन सुन रहा है, तो क्या वो सीख पाएगा? उसकी लर्निंग बेहतर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो निष्क्रिय रूप में तो लर्निंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती। बट इसमें क्या कहा जा रहा है, निष्क्रिय प्रक्रिया है, तो निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं होती है, तो ये क्या है, तर्क आपका गलत हो जाएगा। बाकी आदर्शन जो है वो आपका सही है। तो आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, आपका आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि ए तो सही है, लेकिन क्या है 21 का आर जो है गलत हो जाएगा। यानी ए सही है, आर आपका गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया निष्क्रिय प्रक्रिया है, और बल्कि लर्निंग जो है कि निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लर्निंग अगर आपकी होगी तभी आपका ग्रो होगा, और लर्निंग जब होगी जब आप सक्रिय होगे, आप एक्टिव होगे, आप इंटरेस्ट ले रहे होगे, तभी आप सीख पाओगे। ये तो नहीं आप आए हो मस्ती में, क्लासरूम में बैठे हो, क्लासरूम में हो क्या रहा है कुछ आपका मतलब नहीं, आप चुपचाप से बैठे हुए हो, आप एक नींद भी ले रहे हो, तो आपकी लर्निंग हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। अगर आप क्लासरूम में एक्टिव हो, आप समझ रहे हो टीचर क्या बोल रहा है, कौन सी क्लास चल रही है, कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, क्या कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, तो अब आपकी लर्निंग बेहतर होगी। ठीक है, आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 22 पे चलते हैं। संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति, जो आपका संज्ञान के समकालीन सिद्धांत है उनके अनुसार जो है स्मृति क्या है, निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में मतलब अक्षम है, असक्षम है। अगला है निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है, या फिर विवेचना करने में सक्षम पर निर्माण करने में अक्षम है, असक्षम है। ना तो निर्माण करने ना तो निर्माण में और ना ही विवेचना करने में सक्षम है। तो 22 जो है 2 ऑप्शन हो जाएगा कि निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में क्या है, सक्षम है, यानी निर्माण भी कर सकती और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकती है, अच्छे से विवेचना भी इसकी करने में क्या है, वो सक्षम है। आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि मैंने जब सीटेट की प्रिपरेशन की थी तो उस दौरान मैंने बुक खरीदी थी प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोगों को ऑफलाइन समझ में आ रहा होता है अच्छे से बुक से जब करते हैं, और कुछ लोगों को ऑनलाइन। क्योंकि एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन था तो इस वजह से मैंने बुक खरीदी थी। अगर आप भी चाहते हैं कि अगर ऑफलाइन मतलब आपको फीलिंग आए कि हाँ मैं पेपर ही दे रहा हूँ ऑफलाइन, तो आप बुक कोई अच्छी सी देख के परपेस मतलब खरीद लीजिएगा कि जिसमें प्रीवियस के ही क्वेश्चन दिए हों, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है, 23 पे चलते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को डैश डैश शिक्षा शास्त्री प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। तो बात कही जा रही है निर्माण को, यानी ज्ञान का निर्माण करवाना है, बच्चे का जो है डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चा जो है चीज़ों को समझ पाए। बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो 23 है, फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चे का ज्ञान का निर्माण आप करवाना चाहते हो तो बच्चा सेंटर में रहना चाहिए। बच्चा सेंटर में है तो लर्निंग बेहतर होगी, लाख गुना बेहतर होगी, क्योंकि बच्चा सेंटर में, बच्चे के हिसाब से एक्टिविटी प्लान की जा रही है। बच्चे क्या क्या रुचि है, बच्चा किस में इंटरेस्ट ले रहा है, बच्चा क्या कर सकता है, किस क्षेत्र में वो जा सकता है, किस में उसका इंटरेस्ट है। तो ये सब सारी चीज़ें अगर ध्यान में रखी जा रही हैं तो आपकी लर्निंग जो है वो बेहतर होगी, यानी बच्चा जो है सेंटर में रहेगा, और जहाँ पर बच्चा सेंटर में है वहाँ लर्निंग बेहतर होती है। आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 24 पे चलते हैं। 24 जो है इसमें बात कही गई है, निम्नलिखित में से जो है अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है। तो पहला है सहभागिता के बहुविध साधन, या फिर भेदभाव की बहुविध तरीके, या फिर प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन, या फिर अभिव्यक्ति के बहुविध तरीके। तो 24 जो है 2 ऑप्शन होगा, यानी भेदभाव के बहुविध तरीके।
तो कौन सा हिस्सा नहीं है, यही आपका नहीं होगा, क्योंकि दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक जो है अभिकल्प जो है का हिस्सा नहीं है, तो यही आपका होगा आंसर नंबर 2। ठीक है, 25 पे चलते हैं। 25 है, इसमें बात कही गई है निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी किसके द्वारा प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा दे सकते हो कि बच्चा अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो पहला है अनुरूपता, अनुरूपनात्मक चिंतन, या फिर कार्यात्मक स्थिरता, या फिर प्रतिक्रियाओं का समुच्चय, या फिर अभिसारी चिंतन। तो 25 जो है इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी अनुरूपतात्मक चिंतन। अगर आप अनुरूपणात्मक चिंतन दे रहे हो बच्चों को एक जैसी, यानी पहले जो प्रॉब्लम हुई बच्चे की लाइफ में आप वैसी थोड़ी सी चेंज करके प्रॉब्लम दे रहे हो, तो इससे क्या है, बच्चा जो पहले की प्रॉब्लम सॉल्व कर किया है उसने, वहाँ से उसका कुछ अनुभव मिला होगा, कुछ उसकी एक समझ बनी होगी, उसका प्रयोग करके वो दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ऐसे ही धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, वो चीज़ों को अच्छे से समझना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आप एक जैसी प्रॉब्लम को थोड़ा चेंज करके अगर दे रहे हो, तो बच्चा जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की उसकी क्षमता जो है वो बेहतर होगी। आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्यात्मक स्थिरता बिल्कुल भी नहीं। अब सारी चिंतन से प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें बच्चा तर्क वितर्क कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 26 पे चलते हैं। विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं, यानी कि जब बच्चा विद्यालय आता है तो उसके पहले उसके दिमाग में थोड़े बहुत जो है सिद्धांत, यानी थोड़ी सी समझ जो है बनी हुई होती है। तो ये तो अब बात सही कही जा रही है, क्योंकि बच्चा जब विद्यालय आता है, आज की डेट में आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा डब्बा है टीचर उसमें भर देगा, क्योंकि बच्चा जब विद्यालय आता है तो उसके पहले उसको 10 तक या 100 तक 1 2 भी आते होंगे, 1 2 भी आता होगा, वो ABCD भी लिखना जानता होगा, वो छोटा बड़ा भी पहचानता होगा कि कैसा मतलब छोटा किसको कहते हैं, बड़ा किसको कहते हैं, का किसको कहते हैं, खा किसको कहते हैं। बच्चा समझ रहा होता है, हो सकता है उसको छोटी मोटी पोयम भी याद आ रही, मतलब पोयम भी उसको आती हो। तो आज की डेट में आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा बिल्कुल डब्बा है टीचर उसमें भर देगा। बच्चा जब विद्यालय आता है तो सबसे पहले वो अपनी मदर टंग को लेकर आता है, अपनी एक समझ लेकर के आता है, अपना एक अनुभव होता है, उसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है और कुछ कन्फ्यूजन भी होती है, क्योंकि बच्चा कुछ कन्फ्यूजन भी लेकर के क्लासरूम में आ रहा होता है। टीचर को क्या करना है, सब कुछ इंक्लूड करना है कि जो भी है, मतलब बच्चे को पूरा निगेटिव पक्ष पॉजिटिव पक्ष, क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं क्या इसमें बुराइयाँ हैं, पूरा पैकेट जैसे अगर आप लेते हो तो पूरा पैकेट आपको चाहिए, मतलब मिलता है। तो इसी हिसाब से बच्चा है, यानी सब कुछ बच्चे का, क्या अच्छी बातें हैं क्या बुरी बातें हैं, सब कुछ आपको इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, तर्क जो है, इस प्रकार की समझ पूरी तरह से अतार्किक है और इसकी जो है अनदेखी करनी चाहिए। तो ऐसा तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना। बच्चा जो अपनी समझ लेकर के आया है, जो भी लैंग्वेज लेकर के आया है, टूटी फूटी उल्टी सीधी जो भी वो बोलता है, आपको उसको इंक्लूड करना है। जो भी बच्चे की समझ है, जो भी बच्चे का कन्फ्यूजन है, आप उसको क्लियर करेंगे, आप उसको बेहतर बनाएंगे। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा कि आप उसका अनदेखा कर दोगे। तो फर्स्ट तो सही है, बट जो आर दिया गया, यानी तर्क जो दिया गया वो आपका गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ए सही है लेकिन आर गलत, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए तो सही था, बट जो आर में कह दिया गया कि आप उसकी अनदेखी करेंगे, तो आप उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बल्कि उसको आधार बना करके बच्चे का डेवलपमेंट आपको करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 27 पे। भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, भावनाएं जो है कौशलों को प्रक्रमित करने वाली सूचना को प्रभावित करती हैं। भावनात्मक विकास परिवेशी कारकों से प्रभावित होती हैं। या फिर भावनाएं और संज्ञान दोनों जो है अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। या फिर भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती हैं। तो 27 जो है थर्ड ऑप्शन होगा कि भावनाएं और संज्ञान दोनों क्या हैं, अपने आप में जो है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अब हम लोग एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। इसमें बात कही गई भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो कथन कौन सा सही नहीं था, यही नहीं सही था।
अब इसमें आपको एक क्वेश्चन और समझ में आएगा अभी। देखिए यहाँ पे बात कही गई भावनाएँ और संज्ञान दोनों एक दूसरे से क्या है, मतलब दोनों आपने में अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो ये नेगेटिव आंसर हमको देना था, तो नेगेटिव में तो ये सही हो गया। अब कभी-कभी ये पूछता है कि जो संज्ञान और संवेग हैं, क्या वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं या फिर स्वतंत्र नहीं हैं? तो हमेशा आपको क्या लगाना है कि एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं। मान के चलिए किसी दिन अगर आप माइंडली डिस्टर्ब हो, तो आप सोशली भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। आपकी भावनाओं पर भी कंट्रोल नहीं होगा। हो सकता है आप पर किसी पे गुस्सा कर दो, आप चिल्लाने लगो, आप रोने लगो। कभी-कभी ये भी होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो कभी-कभी फीलिंग्स को कंट्रोल में नहीं कर पाता, तो रोने भी लगता है। तो संज्ञान और संवेग होते हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में दे दिया गया जोजोंग के अनुसार, अगर ऑप्शन में दिया गया जोजोंग के अनुसार संवेग और संज्ञान एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं या नहीं होते हैं, तो बिल्कुल भी एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। क्योंकि जोजोंग कहते हैं कि संवेग का संज्ञान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी भावनाओं का संज्ञान पे कोई प्रभाव नहीं है, और ना संज्ञान का भावनाओं पे प्रभाव। ये क्या है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन ऑप्शन में अगर जोजोंग नहीं दिया गया है, तो हमेशा ये क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को घुमाने के लिए कभी कभी पूछ लेता है, जोजोंग के नाम से दे देगा कि जोजोंग के अनुसार जो संज्ञान और संवेग हैं, क्या एक दूसरे से स्वतंत्र हैं या फिर एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, इनका एक दूर दूर तक कोई एक दूसरे से संबंध नहीं होता है। ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या है कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। बट हमको निगेटिव का निगेटिव आंसर देना था, इसलिए क्या है, ये सही हो जाएगा कि एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 28 पे। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन का जो है कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो जिज्ञासा, रुचि, स्पष्टता के लिए चाहत, या फिर पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। तो पुरस्कार, जिसका भी यानी जो भी रीजन आपको बाहर मिल रहा है वो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। लेकिन जिसका रीजन आपके अंदर है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है इसलिए आप कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है इसलिए आप कर रहे हो, तो क्या है, वो आपका इंटरनल मोटिवेशन होगा। लेकिन आप किसी को इम्प्रेस कर रहे हो, पुरस्कार चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाता है। जिसका भी रीजन बाहर है वो क्या है, आपके लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। जिज्ञासा, रुचि, स्पष्टता, यानी अगर आप में कोई डाउट बना हो, कंफ्यूजन है, इसलिए आप पढ़ रहे हो, क्लियरिटी लाना चाह रहे हो, तो आपका इंटरनल मोटिवेशन है। क्योंकि आप चाहते हो कि हाँ ये मुझे टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए, जो भी मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है वो क्लियर होनी चाहिए, इसलिए आप कर रहे हो कोशिश, तो आपका इंटरनल मोटिवेशन है। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे ये सम्मान पुरस्कृत मिल जाता, यानी ये मुझे रोबोट मिल मतलब पुरस्कार मिल जाता, तो हम इसलिए पढ़ रहे हो, या फिर मुझे सम्मान मिलेगा, या फिर सामने वाला मेरा फ्रेंड खुश हो जाएगा, या फिर मेरी तारीफ़ की जाएगी, तो इसलिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो है 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन आपका बहुत अच्छा नहीं होता है, इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वो आपका लंबे टाइम तक पुश करता है। तो हमको कोशिश ये करनी है कि बच्चे को इंटरनल मोटिवेशन देना चाहिए, ना कि एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, 29 पे चलते हैं। सीखना अधिक प्रभावी होता है जबकि, यानी लर्निंग जो है अधिक इफेक्टिव होगी जबकि, पहला ऑप्शन है विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। तो बिल्कुल सही बात है, अगर लर्निंग को आप बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हो तो उसका कुछ मज़ा अलग ही होगा, क्योंकि बच्चा बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पाएगा, बहुत अच्छे से वो हर चीज़ को कनेक्ट कर पाएगा, खुद को कंफर्टेबल भी महसूस करेगा, हर चीज़ को लर्निंग को बेहतर बनाएगा, उसके सारे अनुभव, सारी क्लियरिटी रहेगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा होगा। पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त, अगर बच्चे ने कुछ जो चीज़ें देखी ही नहीं, आप वो एग्जाम्पल दे रहे हो, जो बच्चे कभी सुने ही नहीं, समझे ही नहीं, आप उनके बारे में अगर लर्निंग करवाओगे तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। विषय वस्तु को जो है असंबद्ध रूप से टुकड़ों टुकड़ों में जो है पढ़ाया जाए, तो ये भी नहीं कि आप पढ़ा रहे थे साइंस, फिर आपने ऐड कर दिया मैथ, फिर आपने ऐड कर दिया सोशल साइंस, फिर आपने ऐड कर दिया इंग्लिश। तो टुकड़ों में नहीं पढ़ाना, बल्कि क्या है, एक क्लियरिटी हो, एक दूसरे से कनेक्ट हो। ठीक है, पूर्व ज्ञान जो है, पूर्व ज्ञान से संबंधितता स्थापित ना की जाए, यानी बच्चे का जो पूर्व नॉलेज है, जो एक उसकी समझ है, आप उससे कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो इसमें भी है जो बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाएगा।
आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है, एक अनुकूल सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी एक टीचर को अनुकूल वातावरण चाहिए तो उसको क्या करना होगा। तो पहला है, विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों से बेहतर कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए, तो ये भी नहीं। टीचर की जो अपेक्षाएं होती हैं, जो उम्मीदें होती हैं, वही बच्चे का ग्रो कर रही होती हैं। ठीक है, तो बहुत कम अपेक्षाएं नहीं रखनी है। महारत उन्मुखी जो है प्रतिपुष्टि देने से बचना, तो ये भी नहीं, बल्कि हमको बच्चे में क्या है, मास्टरी गोल्स जो है लाने हैं। विद्यार्थियों को और जो है स्वायत्तता नहीं देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन होगा कि विद्यार्थियों के बीच सहयोग को आप बढ़ावा दे रहे हो। तो जब बच्चों क्या है, बच्चे सहयोग से सीखेंगे, एक दूसरे की मदद करके सीखेंगे, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, जहाँ पे ज़रूरत हो रही है वहाँ पे एक दूसरे से पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वहाँ पे लर्निंग बेहतर होगी। क्योंकि मान के चलिए एक एक बच्चा जो है वो सब कुछ नहीं जानता है, लेकिन हर बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ जानता है। क्लासरूम में जो एक बच्चा ऐसा भी बैठा हुआ है जिसको कुछ नहीं आता, लेकिन तब भी वो कुछ ना कुछ जानता होगा, किसी और फील्ड के बारे में वो जानता होगा, अपने रियल लाइफ के बारे में कुछ उसका अनुभव होगा। यानी एक व्यक्ति नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति सब कुछ जानता है, लेकिन हर एक व्यक्ति जो है वो कुछ ना कुछ जानता है। तो इसलिए ग्रुप लर्निंग करवाई जाती है कि जिसमें हर बच्चा एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए, एक दूसरे की समझ जो है, अनुभव है वो समझ पाए, एक दूसरे की मदद करके भी लर्निंग कर पाए। आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। तो कमेंट में अपना स्कोर, यानी 30 ऑफ आपके कितने सही हुए हैं, वो आप लोग अपना स्कोर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 3 बजे की क्लास जो है आपको डेली मिलती है। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। 5 बजे की क्लास में हम लोग सोशल साइंस डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।